हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथ्सन ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अपने गेम थ्योरी के पार्ट 4 के बारे में। जी हाँ, पार्ट 4 है हमारे गेम थ्योरी का। और इससे पहले जो है हमने 3 पार्ट कवर करे हैं गेम थ्योरी के। आई होप आपको सारा का सारा चीजें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल हमारे को कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया या कोई भी चीज में अगर आपको ऐसा लगता है और कोई चीज अच्छी लगी है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने जो है बच्चे प्योर स्ट्रेटेजी के बारे में सारी की सारी चीजें पढ़ी हैं। डोमिनेंस रूल भी पढ़ा है। हमने ये देखा कि डोमिनेंस रूल को प्योर स्ट्रेटेजी में हम किस तरीके से लगाते हैं। अभी तक अगर आपने ये सब चीजें नहीं पढ़ी हैं तो मैं ये बिल्कुल बोलूंगा कि आप जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट हैं उसको देखकर ये 4th पार्ट पे आइएगा। ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्स स्ट्रेटेजी। ठीक है, दिस इज पार्ट 4। और पार्ट 4 में हम स्टार्ट करेंगे मिक्स स्ट्रेटेजी, और इसमें अलग अलग तरीके से रूल्स हम किस तरीके से लगाते हैं। मिक्स स्ट्रेटेजी में वैल्यू ऑफ गेम किस तरीके से हम निकालते हैं, और प्योर स्ट्रेटेजी से इसके क्वेश्चन कितने अलग होते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं मिक्स स्ट्रेटेजी की पहचान क्या होती है। मिक्स स्ट्रेटेजी में और प्योर स्ट्रेटेजी में सबसे मेजर डिफरेंस होता है सैडल पॉइंट का। यानी प्योर स्ट्रेटेजी में जो होता है वो 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सैडल पॉइंट निकाल सकते हो आप। ठीक है, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, वो दैट इज अप टू द क्वेश्चन, कि वो डिपेंड करता है पूरे का पूरा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग सैडल पॉइंट निकलता है। और सैडल पॉइंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। या हम डोमिनेंस रूल की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हैं। प्योर स्ट्रेटेजी में जब हम बात करते हैं तो सैडल पॉइंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा खत्म हो जाता है। यानी इसमें वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए आपको सैडल पॉइंट नहीं मिल पाता। और इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के मेथड्स यूज करते हैं, जैसे ऑडमेंट्स मेथड हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, और बाकी अलग अलग जो भी मेथड होते हैं, अलजेब्राइक मेथड्स हो गए, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड हो गया। इस तरह के हम बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड्स यूज कर सकते हैं। अभी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, सो आज हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से आपको मिक्स स्ट्रेटेजी को कैसे चेक करना है। और अगर मान लेते हैं कोई गेम जो है उसकी पे ऑफ मैट्रिक्स बन रखी है मिक्स स्ट्रेटेजी के बेस पर, तो उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कौन सा मेथड लगा सकते हो, क्या क्या चीजें कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। तो देखिए बच्चे, कैसे करना होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, ज्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं चीजों को। प्योर स्ट्रेटेजी या मिक्स स्ट्रेटेजी के लिए आप चेक करने के लिए सबसे पहले तो एक रूल पता होना चाहिए आपको, जिसको बोलते हैं डोमिनेंस रूल। कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं हम नॉर्मल इसका सैडल पॉइंट चेक करने के लिए आए। देखिए, जैसे मान लेते हैं सैडल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, रो मिनिमम निकालते हैं सबसे पहले, है ना। फिर क्या करते हैं, कॉलम मैक्सिमम निकालते हैं, ये तो करते हैं, कॉलम मैक्सिमम निकालते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, मैक्स मिन और मिन मैक्स निकालते हैं। उसी के बेसिस पे अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। तो जैसे सपोज करो रो मिनिमम अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, इस रो में सबसे मिनिमम इनपुट कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1, है ना। 1 क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू है। यहाँ पे सबसे मिनिमम कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2, है ना। इसमें सबसे मिनिमम कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1, ठीक है। कॉलम में सबसे मैक्सिमम कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 6, ठीक है, ये रहा 6, ठीक है। कॉलम में जब हम करते हैं तो रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। इसमें कौन सा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर 7 सबसे मैक्सिमम दिख रहा है। और इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 7 ही सबसे मैक्सिमम दिख रहा है। अब आपका काम क्या होता है, अब आपका काम होता है मिन मैक्स और मैक्सिमिन निकालना। ठीक है, मिन मैक्स और मैक्स मिन निकालना। ठीक है, मैक्स मिन और मिन मैक्स का मीनिंग क्या होता है, मैक्स मिन जो होता है इस पूरे में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मतलब इन पूरे मिनिमम में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, आपको ये सर्च करना होता है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं पूछूंगा 1, 2 और 1 में तो कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर 2 है। और अगर मैं आपसे पूछता हूं इन सभी मैक्सिमम वैल्यूज में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी, मतलब मैं उल्टा रीड करता हूं, मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यूज में छाटता हूं यानी निकालता हूं, तो कौन सी निकलेगी, तो आप बोलेंगे सर 7, 7 और 6 में 6 जो है वो सबसे मिनिमम है। सही है। अगर मैक्स मिन जो होते हैं, ठीक है, वो मिन मैक्स के इक्वल आ जाता है तो हम बोलते हैं द गेम हैज अ सैडल पॉइंट, यानी इसका एक सैडल पॉइंट है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें अभी इस केस में मैक्स मिन और मिन मैक्स जो है वो इक्वल नहीं आया, है ना। तो मिन मैक्स कितना आ रहा है, वो 6 आ रहा है। 6 2 के इक्वल नहीं होता, 6 2 के इक्वल नहीं होता तो इसका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, तो आप बोलेंगे सर नो सैडल पॉइंट, है ना, देयर विल बी नो सैडल पॉइंट। यहाँ पे कोई भी सैडल पॉइंट नहीं होगा। दैट मीन्स इस गेम की जो वैल्यू है ना, ये प्योर स्ट्रेटेजी की गेम नहीं है, ये मिक्स स्ट्रेटेजी की गेम है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे को कोई मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एक मेथड के ऊपर बात कर रहे हैं आज,
क्या मेथड होता है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ फिर आपको। तो आपको कोई भी गेम अगर मतलब चेक करनी होगी तो वो बताएंगे नहीं आपको मिक्स स्ट्रेटेजी की है प्योर स्ट्रेटेजी की है, आपको इसी तरीके से निकाल के देखना है। इक्वल आ गए तो वो प्योर की है, नहीं आए तो वो मिक्स की है। ठीक है ना, उसके बेसिस पे अगर ये मिक्स स्ट्रेटेजी की गेम आती है तो फिर उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आगे के मेथड हम अब आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए। तो दोस्तों इसी एग्जाम्पल को मैंने जो है यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे डाल दिया है, और यहाँ पे देखिए हम बात करें मिक्स स्ट्रेटेजी की, और इसमें आज एक मेथड के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है ऑडमेंट्स मेथड। ऑडमेंट्स मेथड किस तरीके से लगता है और कैसे कैसे हम इसमें सॉल्व करते हैं चीजों को, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको एक या दो क्वेश्चन में सारा का सारा मामला समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको इसको करने के लिए सबसे पहले तो एक रूल आना चाहिए जिसको बोलते हैं हम डोमिनेंस रूल। ऑडमेंट्स मेथड की एक खासियत होती है, ये मेथड सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स में लगता है, यानी 2x2 अगर मान लेते हैं आपके दो रोज हैं, दो कॉलम हैं, तो हम ऑडमेंट्स मेथड यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद में इसको जो है हम गेम की वैल्यू निकाल सकते हैं। याद रखिएगा ये किसके लिए परफॉर्म करते हैं हम इस मेथड को, 2x2 के लिए। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं दो रोज और दो कॉलम की कोई भी पे ऑफ मैट्रिक्स है ना, तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑडमेंट्स मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होती है ऑडमेंट्स मेथड में, पहली चीज तो ये होती है कि ये 2x2 के लिए यूज होता है। ठीक है, पहली चीज इसका क्या है कि ये 2x2 गेम के लिए यूज होता है। दूसरी चीज क्या है इसमें कि जब भी हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल ऑडमेंट्स, ठीक है, शुड बी इक्वल, ये सारे के सारे ऑडमेंट्स का सम जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यूज नहीं कर सकते। अब इसका सेकंड जो है पॉइंट क्या है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपको एक गेम की पी ऑफ मैट्रिक्स आपको इस तरीके से गिवन है, आप इसको क्या करते हो, डोमिनेंस रूल लगा के सॉल्व करना शुरू करते हैं, और आप इसको जो है सॉल्व करते जाते हैं। जैसे सपोज करिए हमने इसमें डोमिनेंस रूल लगा रहे हैं, डोमिनेंस रूल की बात करें तो जैसे हम इससे स्टार्ट करते हैं 5 1 6 से 6 2 7 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं R3 जो है वो छोटी है किससे, R2 से, रो 3 जो है वो किससे, रो 2 से छोटा है, तो इसका मतलब ये डोमिनेट हो रही है, डोमिनेट हो रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे R3 को। ठीक है, अब अगर हम बात करें जैसे सपोज करो ये कौन सा है, थर्ड कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, और ये कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा और चीजें देखना चाहूं तो जैसे 1 6 है 2 7 है, तो 1 6 और 2 7 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 2 7 बड़ा है, तो इसका मतलब C3 जो है वो बड़ा है किससे, C2 से, तो इसका मतलब C3 को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, है ना। डिलीट अगर हम करेंगे इसमें R3 को डिलीट करेंगे। ठीक है, और ये कैसे कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप एक वीडियो पीछे जा सकते हो, इसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन करा है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आगे की चीजों के बारे में बता रहे हैं, तो इसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा मैं, इसमें आपका भी टाइम जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा, तो हम इसको सीधा सीधा बता रहे हैं कि कैसे कैसे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको और इसको डिलीट कर दिया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी, तब आप इस वीडियो पे जंप करेंगे, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है ना, अब आपके पास में क्या हुआ, एक 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स आ गई है। ठीक है, यानी इसमें ऑडमेंट मेथड जो है वो हम इसमें लगा सकते हैं। अब लगा सकते हैं तो अब इसको कैसे लगाना है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। तो आपके पास में पे ऑफ मैट्रिक्स जो आई है वो कुछ इस तरीके से आई है, वो आई है आपके पास में, यहाँ पे लिखा हुआ है B1, यहाँ पे लिखा हुआ है B2, यहाँ पे लिखा हुआ है A1, यहाँ पे लिखा हुआ है A2, और यहाँ पे 1 7 6 और 2 लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, करना यह है कि अब आपको निकालने हैं ऑडमेंट्स। ऑडमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे वैल्यूज होती हैं जिनको हम P और Q से डिनोट करते हैं। क्या होती है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे सपोज करो ये पोजीशन को हम A बोल रहे हैं या A11 बोल रहे हैं, इसको A12 बोल रहे हैं, इसको A13 बोल रहे हैं, इसको A14 बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन दोनों पोजीशन का डिफरेंस निकालना है मॉड्यूलस में। ठीक है, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है, A13 और A14 को माइनस करके क्या निकलता है, तो आप बोलेंगे सर जो भी निकलता है पॉजिटिव निकलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस निकाल के, जैसे सिंपल से मैं इसको एरो से बताता हूं, इसका इसके साथ में डिफरेंस निकालना है, इसका इसके साथ में डिफरेंस निकालना है, जो आएगा डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, जो आएगा डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यानी नेक्स्ट रो के बगल में लिखना है आपको। तो 6 - 2 कितना आता है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 6 - 2 जो होता है वो 4 होता है मॉड के अंदर, इसको बोलते हैं ऑडमेंट। क्या बोलते हैं, ऑडमेंट। ठीक है, अब 1 - 7 कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 1 - 7 जो होता है वो 6 होता है मॉड के अंदर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ऑडमेंट्स निकाले आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो।
तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है? प्रोबेबिलिटी होता है कि ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और इन दोनों का सम होता है टोटल आउटकम्स। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा प्रोबेबिलिटी पी वगैरह की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा 4 अपॉन कितना टोटल इसका होता है, तो आप बोलेंगे 10, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसका 6/10 इसकी क्या हो जाती है? प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसी तरीके से इन दोनों ऑडमेंट्स को निकालने के लिए आप क्या करोगे? कॉलम के लिए आप क्या करेंगे? 7 में से 2 को माइनस करेंगे, यानी 7 माइनस 2 जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। 5 आ रहा है। 1 माइनस 6 जो भी आ रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? जितना भी आ रहा है 5 आ रहा है। अब आपको क्या करना है? इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चे कितनी? 5/10 एंड 5/10, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पे इन दोनों का सम करते हैं, ये भी ऑडमेंट्स है, ये भी ऑडमेंट्स है, इन दोनों का जब हम सम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ऑडमेंट्स ही निकाले हमने, कॉलम की रिस्पेक्ट में निकाले, वहां पे रो की रिस्पेक्ट में निकाले थे, ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 6 और 4 का सम कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 10 होता है। 5 और 5 का 10 होता है या नहीं होता सम? बस आपको ये चेक करना है। तो आप बोलेंगे ये सर होता है। अगर सम सेम है, हर बार सेम आएगा? जरूरी नहीं है, ठीक है? जरूरी नहीं है, तो हम उसको अलग अलग मेथड से करेंगे। फिर अगर सम सेम है तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ऑडमेंट्स मेथड में सम सेम होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी वाला जब भी मेथड लगाओगे आप, तो उसमें सम सेम होना चाहिए। नहीं होगा तो आप यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है? क्लियर है? एनी डाउट किसी भी तरीके का? इन दोनों का सम देखना, इसका नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यूज चेंज हो सकती है, कट हो सकते हैं ना। लेकिन अगर आप इसका सम देखोगे 6 4 और 5 5, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तो ही आप आगे बढ़ेंगे, यानी इस मेथड में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है? इसको कट कर देना है। 2/5 आ रहा है, यहाँ पे 3/5 आ रहा है, ठीक है? इसको देखेंगे 1/2 आ रहा है, इसको देखेंगे 1/2 आ रहा है, ठीक है? तो अगर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, जैसे हमने ये सारा का सारा निकाल लिया, इसका मतलब ये होता है कि अगर ए जो है वो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी चूज करता है, तो वो 2/5 यानी 2/5 कितना परसेंट होता है भाई साहब? आई गेस 40%, ठीक है? तो इसका मीनिंग ये होता है प्लेयर ए विल चूज, ठीक है? विल चूज, ठीक है, A1 स्ट्रेटेजी, ठीक है, विद 40% क्या बोल सकते हैं? आउटकम्स या सक्सेस रेट, ठीक है? तो 40% आउटकम्स के साथ में जो है प्लेयर ए जो है वो A1 स्ट्रेटेजी को यूज कर सकता है, यानी अगर वो A1 स्ट्रेटेजी यूज करेगा तो उसको 40% जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, या 40% आउटकम्स मिलेंगे, ठीक है? इसका मीनिंग ये है। और दूसरे वाले का होगा प्लेयर ए जो है विल चूज A2 स्ट्रेटेजी, ठीक है, विद 60% आउटकम्स। बस यही चीज होती है, बस इसमें आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? तो प्लेयर ए के बारे में आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे पास में जगह कम है तो आप इसको समझिएगा। ऐसे ही आप प्लेयर बी का लिख सकते हैं। प्लेयर बी जो है वो 50% आउटकम्स मिलेंगे अगर वो पहली स्ट्रेटेजी यूज करता है। सेकंड स्ट्रेटेजी अगर वो यूज करता है तो भी उसको कितना? 50% जो है वो आउटकम्स मिलेंगे, यानी 50% उसका लॉस होगा ही होगा, ठीक है? मतलब उसको 50% उसका लॉस होगा ही होगा, ठीक है? प्लेयर ए 40% उसमें प्रॉफिट कमा सकता है और इसमें क्या 60% प्रॉफिट कमा सकता है, ये मतलब होता है इसका। क्लियर? अब आपने अगर इसको नोट कर लिया तो मैं यहां से हटा रहा हूं इसको, और यहाँ पे एक दो चीजें और बता रहा हूं। अब आपके दिमाग में एकदम से आएगा प्लेयर ए का जो बताया वैसे ही प्लेयर बी का होगा। तो प्लेयर बी में लॉस के बारे में बात करेंगे, प्लेयर ए में जो है वो प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है? तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज के बारे में, जैसे प्लेयर ए और प्लेयर बी, वो आपको देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछेगा। प्लेयर ए के बारे में पूछेगा तो ये सब लिखना है, प्लेयर बी के बारे में पूछेगा तो फिर बी के अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। अब आपको तीसरी चीज वो पूछ सकता है वैल्यू ऑफ गेम क्या निकलेगी, क्योंकि हम ये जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो एक चीज के लिए कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए। तो देखो इसमें ना काफी सारे लोग जो होते हैं वो फॉर्मूला लर्न करते हैं इसमें, ठीक है? वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए, ऑडमेंट्स निकालने के लिए आपको बता दूंगा मैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूले से भी कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। याद होने की बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाता तो ज्यादा अच्छा है, और नहीं होता तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट मेथड है। प्रोबेबिलिटी वाला जो मेथड है मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि जब मैं इसको फॉर्मूला लिखवाता हूं तो बच्चे बोलते हैं कि सर यही ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला जो आप करा रहे हो बढ़िया है, ठीक है? क्योंकि इसमें याद नहीं करना पड़ रहा है आपको, माइनस करना है इधर लिखना, माइनस करना है इधर लिखना है, दोनों का सम करना है, प्रोबेबिलिटी बन गई। माइनस करना है इधर लिखना, माइनस करना है इधर लिखना, दोनों का सम करना है, प्रोबेबिलिटी बन गई, है ना? उसके बाद में आपके पास में ये आ गया। अब बात ही आती है वैल्यू ऑफ गेम अगर आपको निकालनी है तो आपको कोई भी एक रो या कॉलम चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट कॉलम चूज करना है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या क्या लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर 1 और 6 लिखा हुआ है।
तो 1 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 6। तो आपको क्या करना है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो वैल्यू ऑफ गेम आ जाएगी। यानी इसके सामने क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है, इसके सामने क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है, तो आप बोलेंगे सर 2/5 दिख रही है, और इसके सामने जो दिख रही है वो 3/5 दिख रही है। तो देखो 6 थी 18 19 20, तो 20/5 हो गया, यानी वैल्यू ऑफ गेम कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो इस गेम की वैल्यू 4 है। तो अब आपका क्वेश्चन ये आएगा, सर क्या हम किसी भी तरीके से करेंगे, किसी को भी चूज करेंगे तो 4 ही निकलेगी? बिल्कुल। जैसे 7 और 2 को अगर आप चूज करते हो तो 7, मतलब मैं कहां पे लिखूं, यहां पे लिख लूं, यहां पे लिख लेता हूं। देखो 7 इंटू 2/5 होगा, है ना, प्लस इसको अगर आप चूज करते हो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3/5, 2 इंटू 3/5। तो 2 तिया देखो 6 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 14 और 6 20/5, फिर 4 आ रहा है। ठीक है, अब बात ये आती है, अगर मान लेते हैं आप रो में चूज करते हो तो क्या होगा, कॉलम में जैसे आप चूज कर रहे थे, रो में चूज करेंगे तो जैसे सपोज करिए आप फर्स्ट रो को चूज करते हो, तो फर्स्ट रो के सामने क्या क्या एलिमेंट आपको दिख रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी देखो। तो उनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 1/2 तो 1 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे, है ना, प्लस 7 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे, तो 7 + 1 8/2, इसका आंसर 4 ही आएगा। यानी कैसे भी निकालो, है ना, किसी को भी चूज करके निकालो, आपका आंसर सेम बनेगा। तो याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ गेम अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है, सब कुछ सही करा है, और इसमें कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं है, खाली माइनस करना है आपको, है ना, तो कैलकुलेशन वगैरह आपने सही करी है, तो वैल्यू ऑफ गेम ऑलवेज सेम आती है, चाहे आप इसको चूज करो, इसको चूज करो, या इसको चूज करो, या इसको चूज करो। मेरी बात समझ में आई आपको? तो पहला स्टेप क्या रहता है इसको करने का, पहला स्टेप ये रहता है कि आपको सबसे पहले तो इसको ना डोमिनेंस रूल से सॉल्व करना है। डोमिनेंस रूल से सॉल्व करके ये देखना है क्या ये 2x2 की गेम बन भी रही है या नहीं बन रही है। बनेगी तो ऑडमेंट मेथड आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मान लेते बन गई। अब बन गई तो अभी आपको ये देखना है कि जो डिफरेंस सॉरी जब हम डिफरेंस निकाल के ऑडमेंट्स निकालते हैं इसके, तो उन दोनों ऑडमेंट्स का सम, यानी ये रो वाइज और कॉलम वाइज, ठीक है, जो ऑडमेंट्स का सम होता है, कहां गया, ये रहा 5 5 और 4 6, क्या ये इक्वल है या नहीं है, मतलब ये 10 है या 10 है या नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ। अगर ये है तो यू कैन यूज दिस रूल विच इज ऑडमेंट्स रूल, है ना, या ऑडमेंट्स मेथड, इसको आप यूज कर सकते हो। उसकी बेसिस पे आप जो है प्लेयर ए के बारे में सब कुछ बता सकते हो, प्लेयर बी के बारे में भी आप सब कुछ बता सकते हो, और वैल्यू ऑफ गेम ए की रिस्पेक्ट में निकालो या बी की रिस्पेक्ट में निकालो, सेम ही रहेगी। ए की रिस्पेक्ट में बस वो पॉजिटिव में रहती है, बी की रिस्पेक्ट में क्या होती है, वो नेगेटिव में रह जाती है। मतलब जैसे ए की रिस्पेक्ट में अगर हम निकाल रहे हैं तो वैल्यू ऑफ गेम +4 है ना, बी की रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो -4 हो जाएगी। वो बस इतना सा फर्क है, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात कर रखी है। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। मैं एक बार एक बेसिक सा एक एग्जांपल देखो, इसको ना ऑडमेंट से सॉल्व करके दिखाता हूँ, डोमिनेंस रूल नहीं लगा रहा हूँ इसमें। जैसे अगर आपको एक मान लेते हैं ये पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है, प्लेयर बी के लिए, प्लेयर ए के लिए। प्लेयर बी ने 2 स्ट्रेटेजी चूज करनी है, प्लेयर ए ने इन दोनों से कोई एक स्ट्रेटेजी चूज करनी है। अब इसमें ऑडमेंट मेथड लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा इनका डिफरेंस। ठीक है, जैसे 3 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, मॉड में होता है तो याद रखिएगा आपको सीधा सीधा लिखना है। ठीक है, मॉड में होता है तो आपको सीधा सीधा ही लिखना है कि कितना आ रहा है, आपको सोचना नहीं है ज्यादा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 टेबल बनाएंगे, एक बनाएंगे प्रोबेबिलिटी की, एक बनाएंगे ऑडमेंट की। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम बनाएंगे ऑडमेंट की, ठीक है, एक टेबल, और दूसरी बनाएंगे प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो ये 2 टेबल आपको बनानी पड़ती है। ये हमने बना ली यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके चलेगा ना इतना, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब ठीक है, छोड़ो ये लाइनें वाइनें इतनी खींच लेते हैं, बस इतना काफी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 1 में से 7 को माइनस करना है, जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखना है। तो 6 आ गया। 3 में से 5 को माइनस, मतलब 3 में से -5 को माइनस करना है, तो कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 8 मिलेगा, ये रहा। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है, इसको माइनस करके इधर लिखना है, इसको माइनस करके इधर लिखना है। मैं अगर एरो बनाना चाहूं तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो उसको इधर लिखा जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको इधर लिखा जाएगा। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखो, इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसको इधर लिखा जाएगा, ऊपर। ठीक है, ऊपर लिखा जाएगा, यानी 7 - -5 12 होते हैं भाई साहब। माइनस का 12 नहीं लिखकर हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 12। इसी तरीके से 1 - 3 कितना होता है, 2 होता है, हम इसको क्या करेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले इन दोनों का सम देखो कितना है, 14 है क्या, तो 12/14 और 2/14। ठीक है, इन दोनों का देखो 14 है क्या, तो 8/14,
और 6/14, यही इसकी पहचान होती है, सम सेम आना चाहिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे 4/7, इसकी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/7, इसकी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/7, इसकी निकालेंगे तो 1/7, ठीक है 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटीज आपने निकाल ली है। अब आपसे जिसके बारे में पूछा जा रहा है ना, उसके बारे में लिख सकते हैं आप, परसेंटेज में भी आंसर लिख सकते हो या तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी इसके आंसर लिख सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे प्लेयर ए के बारे में पूछ रहा हूं तो प्लेयर ए विल चूज, ठीक है, विल चूज, ठीक है, A1 स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब देखो उसको लैंग्वेज लिखने का तरीका होता है, अलग अलग तरीका हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स से इसमें लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। विद 6/7 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, एंड प्लेयर ए विल चूज A2 स्ट्रेटेजी विद 1/7 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगर प्लेयर बी के बारे में लिखना होगा तो प्लेयर बी विल चूज B1 स्ट्रेटेजी विद कितनी है B1, 4/7 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड प्लेयर बी विल चूज B2 स्ट्रेटेजी विद 3/7 प्रोबेबिलिटी। आपको इस तरीके से लिख देना है, बस इसको जैसे ही लिखेंगे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। डिफरेंस करना है, डिफरेंस करके आपको नीचे उस तरफ लिखना है, यानी इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, ठीक है। लिखकर उसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली आपको निकाल देनी है। जैसे आप सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप किसी के भी बारे में, जिसके भी बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा है, ऑब्वियस सी बात है आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, होते हैं ज्यादातर, तो एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं तो किसी भी चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो आप इसमें आंसर दे सकते हो। अब आपसे वैल्यू ऑफ गेम जब भी पूछेंगे तो आप किसी भी एक को चूज कर लो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए, ठीक है। वी सपोज कर हम निकाल रहे हैं तो किसी भी एक को, या तो इसको, है ना, या मतलब पहले कॉलम या सेकंड कॉलम या फर्स्ट रो या सेकंड रो, किसी भी एक को चूज कर लो जो आपको इजी लग रही है। मुझे ये इजी लग रहा है तो मैं इसको चूज कर रहा हूं, ठीक है। तो जिसको आपने चूज करा उसके सामने वाली प्रोबेबिलिटीज आप देख लो एक बार ना, 6/7 और 1/7 है। तो आपको करना क्या है, 1 की मल्टीप्लाई करनी है 6/7 से, प्लस 7 की मल्टीप्लाई करनी है 1/7 से। तो 6 और 7 क्या होता है, 13 होता है, तो 13/7 इसका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इस गेम की क्या है, वैल्यू है। तो पॉइंट में निकालना चाहो तो आप पॉइंट में भी निकाल सकते हो, इसकी गेम की वैल्यू कुछ पॉइंट में निकल जाएगी, जो भी निकलेगी, ठीक है, वो पॉइंट में इसकी वैल्यू होगी। क्या ये बात समझ में आई है आपको, कोई डाउट है, पक्का नहीं है ना, ओके। तो 1.85 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर होगा इसका, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलो एक काम करो, अब एक क्वेश्चन देता हूं, इसको ऑडमेंट रूल से आप इसको ना सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे आंसर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मैं सीधा वैल्यू ऑफ गेम पूछ रहा हूं आपसे, ये नहीं पूछ रहा हूं प्लेयर ए कितना उसको बेनिफिट हो रहा है, बी को कितना लॉस हो रहा है, ये कुछ नहीं पूछ रहा हूं। सिर्फ वैल्यू ऑफ गेम निकाल के बताइए इसमें आंसर कितना निकलेगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैं 4 ऑप्शन आपको दे देता हूं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ठीक है भाई साहब। 4 ऑप्शन देता हूं आपको, और ऑप्शन के साथ साथ जो है आपको टाइम दे देते हैं, टाइम लिमिट, ठीक है। पहला ऑप्शन तो मैं ऑप्शन नंबर डी डाल रहा हूं, नन ऑफ दीज इसलिए अगर मेरी कैलकुलेशन इधर उधर है तो वो संभाल लेगा। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 45/7, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं 24/7, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं 90/7, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए को एक्सपेक्टेड कितना गेन हो रहा है ये आप बताइए, या बी को एक्सपेक्टेड कितना लॉस हो रहा है ये आप बताइए। तो कुछ भी तरीके से वो पूछते हैं, ऐसे भी पूछ लेते हैं। वैल्यू ऑफ गेम का मतलब क्या है कि वो एक तरह से यही तो निकालना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कितना लॉस, या जो है मैक्सिमम कितना गेन या मिनिमम कितना लॉस हो सकता है ना, यही चीजें वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, निकाल के देखिए आप, जो भी आपसे निकलता है वो इसका करेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिएगा कि हाँ हमारा ये आंसर आ रहा है। सबसे पहले तो देखो मैं वीडियो को पॉज करे बिना मैं सीधा सीधा सॉल्व करना शुरू करूंगा। सॉल्व किस तरीके से करूंगा, मैं सबसे पहले इसमें डोमिनेंस रूल यूज करूंगा, क्योंकि ये 2x2 तो है नहीं, अब ये 2x2 मैट्रिक्स नहीं है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, फर्स्ट रो को चेक करिए, 10 5 -2 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 16 4 14 और 10 लिखा हुआ है। तो ये वाली रो छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो ये डोमिनेट हो गई है, ठीक है। तो इसको हम कट कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, अब आपको देखो एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम आपको गिवन है, ठीक है। मैं इसमें देखो हम कर क्या रहे हैं, मिक्स स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैंने इसमें चेक नहीं करके दिखाया है मैक्स मिन और मिन मैक्स। आपको एग्जाम में चेक करना पड़ेगा मैक्स मिन और मिन मैक्स आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है।
तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा कि आप इसको एक बार एकदम से एक क्विक व्यू कर लीजिएगा, एक मतलब बाहर से एकदम से एक जनरलाइज वे में आप इसको देख लीजिएगा, बर्ड आई व्यू जो बोलते हैं हम उसको, जनरलाइज वे में आप इसको देख लीजिएगा इसका मैक्समिन और मिन मैक्स इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर दिस एग्जांपल मैक्समिन और मिन मैक्स जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मिक्स स्ट्रेटेजी का ही क्वेश्चन लिया मैंने, बट आपको एग्जाम में बताया नहीं जाएगा कि ये किसका क्वेश्चन है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। हम सीधा सीधा डोमिनेंस रूल लगा के उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो जरा ध्यान से, 13, 16, 12, 14 और 15, 10 दे रखा है आपको। तो 13, 16, 12, 14 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप बोलेंगे ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो बड़ा वाला गया, कॉलम चला जाएगा। अब कॉलम चला गया, ठीक है। अब 12, 14 और 15, 10 बचा है हमारे पास में। तो 12, 14 और 15, 10 में हमारे को क्या करना है, ऑडमेंट्स निकालने अब, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को माइनस करेंगे, है ना, इन दोनों को माइनस करेंगे, जो भी आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। सबसे पहले तो इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा, 4 आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे, तो 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? ओके, ये क्या निकाल रहे हैं हम, ऑडमेंट्स, ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, ऑडमेंट्स, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी निकालेंगे ऑडमेंट्स, ठीक है, ऑडमेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे भी निकालेंगे। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 12 और 14 को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे, जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम चेक करेंगे, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 4 और 3 7 होते हैं, 5 और 2 7 होते हैं, आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे भी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे भी निकालेंगे, ठीक है, दोनों जगह पे प्रोबेबिलिटीज हम निकालेंगे। तो पहले तो इसकी देख लेते हैं, 5/7 आ जाएगी। इसकी देख लेते हैं, 2/7 आ जाएगी। इसकी क्या आ जाएगी, 4/4 और 3 7, और 3/4 और 3 7, तो 3/7 4/7 इसकी आ गई। अब याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जो होती है प्लेयर्स की, हम कुछ इस तरीके से अगर डिनोट करना चाहें तो इसको P1 और P2 लिख सकते हैं। काफी सारी बुक में क्या होता है, P1 P2 लिखा जाता है और इसको Q1 Q2 लिखा जाता है, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आप इसको लिख कर ही बताओ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है ऐसी तो ठीक है, मतलब अगर आपको बुक के हिसाब से करना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। अब आपको निकालनी है वैल्यू ऑफ गेम, ठीक है, मैं वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है हमारे को। तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक रो या कॉलम को चूज कर लेना है, इसको या इसको, किसी को भी चूज कर लो, ठीक है। तो मैंने मान लेते हैं, ये ज्यादा आसान लग रहा है, इसको चूज कर लिया हमने, 15 और 10 को। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ में, 4/7 के साथ में, प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, 3/7 के साथ में। तो 15 चौक 60 होते हैं, 10 तिया 30 होते हैं, 60 और 30 90 होते हैं, 90/7 जो हो गया इस गेम की वैल्यू हो गई। आगे बात समझ में, बस इतना सा काम करना है आपको। तो अगर आपसे पूछा जाता है एक्सपेक्टेड गेन कितना हो रहा है ए को, तो 90/7 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और एक्सपेक्टेड लॉस कितना हो रहा है बी को, 90/7, ठीक है। आगे बात समझ में, टफ है नहीं ना, टफ नहीं लगा ना, चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, आपको ये अगर चीजें समझ में आ रही होगी तो आप इसको समझ पाएंगे, इसको पूरा कर पाएंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, पक्का ना। अब हम क्या करते हैं, ऑडमेंट्स में भी, मतलब ऑडमेंट्स क्या है, डोमिनेंस रूल जब हम लगाते हैं, ऑडमेंट्स तो चलो निकालना इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस करना है बस, 10 में से 4, 14 में से 10 और 12 में से 15 माइनस करके, और इसकी प्रोबेबिलिटी के रूप में इसको लिख देना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ऑडमेंट का रूल या कोई भी रूल लगाने के लिए, कोई भी रूल जैसे हम लगा रहे हैं उसके लिए डोमिनेंस मेथड यूज कर रहे हैं हम, तो डोमिनेंस मेथड जब भी हम यूज करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हर बार पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम जो है वो कट ही हो जाए, ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता हर बार हर क्वेश्चन में कि सारे के सारे एलिमेंट्स कट हो जाएं या सारे के सारे एलिमेंट छोटे या बड़े हो। जैसे ये आप एक एग्जांपल ये वाला देख रहे थे, पुराना वाला, इसमें क्या हो रहा था, चीजें कट हो रही थी ना, आपने क्या करा था, इसको कट कर लिया था पूरा का पूरा, आपने इसको कट कर लिया था, है ना, क्योंकि वो दिख रहा था कि इसके पूरे एलिमेंट इससे छोटे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता ऐसा, जैसे अगर आप मान लेते हैं, इसको करके देखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, 5 - 3 3 4, एक एग्जांपल बनाया है मैंने, -4 5 4 5 4 -4 -3 3, ठीक है। आपको एक पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है, आपको बोला गया इसको सॉल्व करो, आप इसका मैक्समिन और मिन मैक्स निकाल के देख सकते हो चाहो तो। देखो इसमें क्या है, सबसे छोटी वैल्यू -3, इसमें सबसे छोटी वैल्यू है -4, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, -4। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूंगा तो 5 है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 5 है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे सर 4 है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे सर 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ये देखो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है सर्कल और ये रेक्टेंगल मिल रहा हो, कहीं पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका मैक्समिन और मिन मैक्स जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है ना। तो मैक्समिन अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो -3 -4, तो -3 मैक्समिन है इसका, है ना, मैक्समिन कितना है इसका, वो -3 है।
और मिन मैक्स कितना है अगर मैं आपको निकालने के लिए बोलूं इसका, तो आप बोलेंगे सर 5545, तो 4 होगा इसका, ठीक है, 4 होगा इसका मिन मैक्स। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ मैक्स मिन और मिन मैक्स इक्वल है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, मैक्स मिन जो आ रहा है वही आ रहा है, मिन मैक्स जो आ रहा है वही आ रहा है, ठीक है। तो इक्वल नहीं है, तो अब आपको डोमिनेंस रूल लगाना पड़ेगा इसमें। अब डोमिनेंस रूल अगर आप लगाने बैठते हो इसमें, देखो जरा क्या होगा। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ ये वाले से। फर्स्ट रो के एलिमेंट है 5 -3 3 4, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा है, नहीं इस पे नहीं लग पाएगा, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। थर्ड रो फर्स्ट रो से छोटी है, तो ये थर्ड रो को कट कर सकता हूं मैं। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहां तक तो, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलम पे ये चीज करने की कोशिश करी। कॉलम में बड़ा कॉलम ढूंढना होता है, रो में छोटी रो ढूंढनी होती है कट करने के लिए। तो कॉलम में बड़ा कॉलम अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ, 5 -4 है, 4 5 है, देखो 4 5 इससे बड़ा है, तो ये कट हो गया, है ना। अब आपके पास में ये बचा है। अब इसमें ध्यान से देखो, 5 -4 है, 5 इससे बड़ा होता है, -4 नहीं होता लेकिन, ओके। जैसे 5 -4, 5 इससे बड़ा होता है, -4 इससे भी बड़ा नहीं होता है, तो ये तो किसी के साथ में भी रिलेशन नहीं बना पा रहा पहला वाला। दूसरा वाला देखते हैं, -3 इससे छोटा होता है लेकिन 5 इससे छोटा नहीं होता, तो इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। कि ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट छोटे या सारे एलिमेंट बड़े मिल रहे हैं। अब इस केस में क्या करें, यहाँ पे ना आप पूरी की पूरी रो या कॉलम को कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो रिलेशन क्या होता है कि इस कॉलम के सारे एलिमेंट बड़े होने चाहिए तो वो कॉलम कट हो जाता है, या रो के सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए तो वो रो क्या होती है, वो कट हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। आप रो को करके देख लो, देखो रो भी इक्वल नहीं है, या इक्वल नहीं है या छोटी नहीं है ना। कोई ना कोई एलिमेंट क्या हो रहा है, बड़ा या छोटा हो रहा है। अब इस केस में करना क्या है, जैसे मान लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, फिर इसको कैसे सॉल्व करें सर, क्या ये सॉल्व नहीं होगा? तो इन केसेस में अगर आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम एवरेज मेथड, ठीक है, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। एवरेज मेथड ये होता है कि अगर आपके पास में इस तरीके से कोई केस आ गया जिसमें पे ऑफ मैट्रिक रिड्यूस करना जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है डोमिनेंस रूल से, आप रिड्यूस ही नहीं कर पा रहे उसको, तो आप क्या करो, किन्हीं भी दो कॉलम या रो को उठा लो। अभी तो हम कॉलम की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास में रो तो दो ही है, कॉलम 3 है ना, कॉलम रिड्यूस हो सकते हैं। तो किन्हीं भी दो कॉलम को उठा लो और उनका एवरेज ले, किन्हीं दो कॉलम को उठा के उसका एवरेज लो, और ये सभी कॉलम पे चेक करना पड़ेगा जब तक आपका आंसर नहीं निकल जाता, यानी 1 2, जैसे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड, ठीक है। आई बात समझ में? फर्स्ट सेकंड के साथ में करना पड़ेगा, आंसर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो फर्स्ट थर्ड के साथ में करना पड़ेगा, यही फिर निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो सेकंड और थर्ड के साथ में करना पड़ेगा। तो जब तक इसके कॉम्बिनेशन बनने पॉसिबल है, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन बना के आपको जो है उनका एवरेज निकालना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप एवरेज मेथड क्या कहता है कि कोई भी दो कॉलम को चूज कर लो, जैसे सपोज करो मैंने इन दोनों को चूज कर लिया, C1 और C2 को। अब इनका क्या करो, एवरेज निकालो, एवरेज निकालो एलिमेंट्स का। जैसे 5 में इसको ऐड करूंगा तो मैं कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 5 -3 2/2 1 आ जाएगा, है ना। अच्छा, इन दोनों का एवरेज निकालो, तो आप बोलेंगे सर इसका एवरेज जो होगा वो होगा -4 + 5/2, यानी 1/2 हो जाएगा। ये चेक करना है कि ये एलिमेंट आपने किसके एलिमेंट का एवरेज निकाला, तो आप बोलेंगे कॉलम के एलिमेंट का। ये जो एवरेज मिला है इसको एक नया कॉलम आप अपने दिमाग में सोचिए, सोचिए कि एक नया कॉलम है, नया कॉलम है, इसका नाम क्या है, 1 और 1/2। इन दो के अलावा जो कॉलम बच रहा है ये उससे छोटा है या बड़ा है, बस आपको ये चेक करना है। ये उससे छोटा है तो इसको काट दो, बड़ा है तो फिर इसको इनमें से फिर अभी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको छटनी करनी पड़ेगी, ठीक है। छटनी मतलब कॉलम के केस में आपको छोटा कॉलम ढूंढना होता है, ठीक है, एवरेज निकाल के। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे 1 और 1/2 इससे छोटा है, तो इस आप पूरे के पूरे कॉलम को क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अब आपने इसको कट कर लिया तो ये 2 × 2 में कन्वर्ट हो गई, 2 × 2 में कन्वर्ट हो गई, यानी 5 -3 -4 और 5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। -4 -5 9 होते हैं, प्लस का 9 क्यों करूंगा, क्योंकि वो मॉड में होता है। इसके सामने लिख देना, इनका जो भी डिफरेंस आएगा इधर लिखना है, इनका जो भी डिफरेंस आएगा उधर लिखना है। 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 9 और 8 17, इधर चेक करते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, 5 और 3 कितना होता है, 8, 9 और 8 17। ये आगे ऑडमेंट्स इसके, ठीक है, ऑडमेंट्स क्या आगे, ठीक है, ये इसके ऑडमेंट्स आगे, ऑडमेंट्स, ठीक है। अब आपको निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 9/9 + 8 करोगे आप, 9/9 + 8 और 8/9 + 8 करोगे, यानी 8 में इन दोनों का सम, ठीक है, इन दोनों का सम 9 और 8 कितना 17, तो ये हो गया 9/17
और ये हो गया 8/17। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बन गई इनकी। अब इधर आ जाते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या बनेगी, ये भी हो जाएगी 9/17 और ये हो जाएगी कितनी 8/17। सही है बात, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लैरिटी आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम आपका होगा वैल्यू ऑफ गेम निकालना। वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए आपको क्या करना है, वैसे ही करेंगे जैसे हम करते थे। वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए किसी भी एक को चूज कर लो, जो आपका मन करे, जो भी आपका मन करे। मेरा मन इसको चूज करने को कर रहा है तो मैं इसको चूज कर लेता हूं। तो 5 की मल्टीप्लाई करनी है उसके सामने जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है 9/17 से, प्लस -4 की मल्टीप्लाई करनी है इसके सामने जो प्रोबेबिलिटी दिख रही है 8/17 से। तो 5 9 45 माइनस 8 चौक 32। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13/17 हो गया। ठीक है, लगभग 0.76 के आसपास। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर मैं बता रहा हूं। ठीक है, इसका ये आंसर अप्रोक्सीमेट होगा जो कि आप देख पा रहे हो। आई बात समझ में, कोई डाउट है इसमें? हाँ, तो एवरेज मेथड जो होता है वो थोड़ा सा मतलब टाइम ज्यादा लेता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग मेथड इसलिए है ये क्योंकि इसमें चीजें बहुत ज्यादा चेक करनी पड़ती हैं आपको। ठीक है, और आपको कॉलम में देख रहे हो तो कॉलम में उन कॉलम को पकड़ना होता है जिनका एवरेज थर्ड वाले कॉलम से कम आ रहा है, और रो में उन रो को पकड़ना होता है जिनका एवरेज जो है वो थर्ड वाली रो से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, बस क्योंकि आप दो कॉलम नहीं कट कर सकते ना, दो कॉलम किस तरीके से कट कर पाओगे। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको करना है, जैसे ही आप बनेगा आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है? पक्का, चलो नोट कर लो इसको। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको जरा सॉल्व करके देखिएगा। आपको क्वेश्चन दे रखा है सॉल्व द पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आपको एक पे ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है -1 -2 8 7 5 -1 6 0 12। आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पे ऑफ मैट्रिक्स आपको एक गिवन है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन अभी मैं बना लेता हूं, इसके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग पहले तब तक सॉल्व कर लो इसको, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, एक आंसर निकाल लो। तो चलिए मैं आपको ना कुछ ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा कि आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। एक तो डाल देते हैं नन ऑफ दीज, एक डाल देते हैं 10/7, एक डाल देते हैं 10/3, एक डाल देते हैं सपोज करो हम 9/5 डाल दिया मैंने। ठीक है, 9/7 डाल दिया। ठीक है, 9/7 डाल दिया। तो ये चार ऑप्शन मैंने डाल दिए। ठीक है, इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा तो बना लो, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, मेरे को क्या फर्क पड़ना है ना। आंसर कोई बात ही नहीं निकल रहा करेक्ट तो। ठीक है, तो इनमें से आप देख लीजिएगा कौन सा आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। मैं आप यहाँ पे टेबल बनाना शुरू कर रहा हूँ तब तक ना। एक भाई साहब, दो, और ये भाई साहब 3। ठीक है, बाकी का छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे भी 3 ही है। एक ऐसा, एक और 2 और ये 3 हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, इतना तो चलता है। अब देखो जरा, अब आपको करना क्या है। मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है सपोज करो, ये B1 है, ये B2 है, ये क्या है, दिस इज B3 है ना। यहाँ पे क्या निकालेंगे, ऑडमेंट्स निकालेंगे भाई साहब हम, और यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर देखते हैं, इधर ऑडमेंट्स निकालेंगे और यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है, चलिए नंबर दे रखे हैं -1 -2 प्लस का 8, और ये दे रखा है 7 5 -1, ये दे रखा है 6 0 12। ठीक है, ये नंबर्स दे रखे हैं आपको, और आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो पहले तो ये देखते हैं भाई साहब, पहले इससे स्टार्ट करते हैं, पहली रो से। पहली रो में लिखा हुआ है -1 -2 8, ये लिखा हुआ है 7 5 -1 ना, इस पे तो नहीं बन पा रहा। 6 0 12 से -1 -2 8 छोटा होता है, बिल्कुल सही। तो ये पहला वाला कट हो सकता है। ठीक है, अब कॉलम में देखते हैं। तो देखो कॉलम में 7 6 5 0 -1 12 लिखा हुआ है। 7 6 बड़ा है 5 0 से। ठीक है, तो देखो 5 0 से बड़ा है तो इसको कट कर सकते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस 5 -1 6 आ जाएगा। ठीक है, 0 और 12 का डिफरेंस 12 आ जाएगा। तो 12 और 6 होते हैं 18। चलो पहले इसको चेक करते हैं। 5 -0 5, -1 -12 -13 है, तो प्लस का 13 हो गया। ठीक है, प्लस का 13 हो गया, 13 और 5 18। यूज हो सकता है ऑडमेंट्स, बिल्कुल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 12/18, 12/18 बनेगी यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगी 6/18। ठीक है, 6/18। यहाँ पे कितनी बनेगी, 5/18 बनेगी, है ना। यहाँ पे कितनी बनेगी, 13/18 बनेगी। अब जरा ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद में वैल्यू ऑफ गेम चाहिए मेरे को, वैल्यू ऑफ गेम चाहिए मेरे को। तो वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको।
कोई भी एक रो या कॉलम चूज करो, ये वाला आसान लग रहा है। तो इसके सामने देखो क्या क्या लिखा हुआ है, 5 × 12/18 प्लस 0 × 6/18, 0 × समथिंग 0 खत्म, 12। तो देखो ये 6 से कट हो सकता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10/3, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में। चलो अब एक काम करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, उसका पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना आप। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। इस पे ऑफ मैट्रिक्स इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो बनाइए इसको, क्या बनता है आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर। ऑप्शन नंबर तो हमने ऑप्शन तो दिए नहीं है यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग बना लो, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है आपको। ओके, स्टार्ट करिए किसी भी चीज से, रो या कॉलम से, जो भी आपको करना है। जैसे फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है सॉरी, 3240, तो 4240, देखो ये कट हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, छोटी है ना। उसके बाद में 4240 से छोटी है, तो 4240 से ये छोटी तो नहीं है, ये भी छोटी नहीं है। चलो कॉलम पे आ जाओ। अब कॉलम पे आ जाते हैं, कॉलम पे आ जाते हैं। तो कॉलम में जैसे 408 लिखा हुआ है, 240 लिखा हुआ है, 424 लिखा हुआ है और 240 लिखा हुआ है। 240 सेम ही है कॉलम, ठीक है। अभी इनको कट करेंगे, फिक्र ना करो। तो पहले तो इस पे आ जाते हैं। क्या करो, एक काम कर लो, एवरेज निकाल लो इनमें से किसी का। या पहले एक काम करते हैं, एवरेज निकालने से पहले हम जैसे 240 सेम है, तो 240 सेम है, तो किसी भी एक रो या कॉलम को हटा सकते हो, किसी भी एक कॉलम को आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। क्योंकि हमने बोला था ना कि कॉलम, अगर मान लेते कोई कॉलम है वो दूसरे कॉलम से लेस देन या इक्वल टू है, तो इसको आप हटा सकते हो। इक्वल टू की कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, किसी भी एक कॉलम को हटा सकते हो आप, इसको हटाओ या इसको हटाओ, मैं सपोज करो इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कॉलम थर्ड को रिमूव कर दिया है। अब क्या करेंगे, 240 है, 424 है, 408 है, 2 4 से छोटा है, 4 नहीं, इससे नहीं हो सकता, ये इससे हो सकता है, इससे नहीं हो सकता। इस पे देखेंगे ये बराबर है, ये इससे बड़ा है, ये लेकिन लास्ट वाला इससे छोटा है। तो अब आप क्या करिए, एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकाल लीजिए, सपोज करो मैं इनका एवरेज निकाल रहा हूँ, इन दोनों का। तो इन दोनों का एवरेज निकाल रहा हूँ, तो 2 + 4, ठीक है, /2, तो 6/2 3 हो जाता है। और 4 + 2/2, 4 + 2/2, तो ये हो गया बच्चे 3 हो गया ये भी, ठीक है। इसके साथ में 3 3, और ये कितना आ रहा है, 4 + 0/2, ये 2 आ रहा है, 3 3 2, इससे कम है ना। नहीं, कम का है, इसमें तो 0 भी तो है, तो इसके साथ में नहीं बन पा रहा है। एक काम करते हैं, इसका इसके साथ में एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका इसके साथ में निकालते हैं, 2 + 4/2, तो ये हो गया 6/2, 3 हो जाएगा, 4 + 0/2, 2 हो जाएगा, 0 + 8/2, ये कितना आ रहा है, 4, 3 2 4, 3 2 4, बिल्कुल 3 2 4, 4 2 4 से, है ना, छोटा है या बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर छोटा है। छोटा है तो इसका मतलब ये जो है ये डोमिनेट हो रहा है, डोमिनेट हो रहा है, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो मतलब एवरेज वाले का क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट ये होता है, एवरेज वाले में कई बार आंसर जो होते हैं वो एकदम से नहीं आते, तो थोड़ा सा आपको ना इधर उधर एवरेज निकाल के देखना होता है। तो इसका इसके साथ में निकालो, आ गया तो आंसर ठीक है, नहीं आया तो इसका इसके साथ में निकालो, नहीं आया तो इसका इसके साथ में निकालो, ऐसे आपको करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास में देखो क्या हो रहा है कि ये वाला जो है, ये वाला भी डोमिनेट हो रहा है, तो डोमिनेट हो रहा है तो इसको हम हटा सकते हैं। अब हमारे पास में 2 4 4 0 0 8 आ रहा है, 2 4 4 0 से छोटा या बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ जाते हैं, 4008, अच्छा ठीक है, 0 और 8 में, तो एक काम करो फिर, 2 और 4 है ना, 2 और 4, 0 और 8 से बड़ा या छोटा नहीं हो रहा। एवरेज निकाल लो, एक काम करो, इसका भी हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो का एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे सपोज करो इसका 2 4 का ही निकाल लेते हैं हम किसी के साथ में, तो 2 4 का निकाल लेते हैं हम, 0 8 के साथ में निकाल लो या तो, ठीक है, थोड़ा सा आसान है ना। तो ये क्या निकलेगा, मैं जरा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसे निकलेगा, 2 + 4/2 3 हो जाएगा, और 0 + 8/2 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 जो निकल रहा है, इसका और इसका, वो इससे बड़ा है या छोटा है, तो आप बोलेंगे नहीं कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो 3 इससे छोटा है, 4 इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये नहीं हो पा रहा है। तो एक काम करो, फर्स्ट और सेकंड का निकाल लो, तो 2 + 4/2 3 हो जाता है, 4 + 0/2 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 आ गया, 4 + 0/2 2 आ गया, ठीक है।
इसको लिया, ठीक है, इसके साथ में ना। ओके, तो इन दोनों का जो आ रहा है 3 2 आ रहा है, 3 2 इससे बड़ा इससे छोटा आ रहा है। फिर लास्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों का देख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का देखते हैं, 4 + 0/2 तो 2 हो जाता है, और 0 + 8/2, ठीक है। तो ये हो गया 0 + 8/2, तो ये 4 हो जाता है। तो 2 और 4 आ रहा है ना, और 2 और 4 इक्वल है। तो इसका मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या करा मैंने, है ना, थोड़ा सा ऐसा समझाता हूँ कि हमने क्या करा। सबसे पहले तो इसको और इसको चेक करा, ये थर्ड वाले पे रिलेशन बना पा रहा है नहीं बना पा रहा, तो नहीं बना पा रहा था एवरेज के साथ में। फिर इसको और इसको चेक करा, नहीं बना पा रहा था। फिर हमने क्या करा, इसको और इसको उठाया, और इसको उसको उठा के जैसे 4 + 0/2 जो आ रहा है, ठीक है, उसका आंसर जो आ रहा है वो 2 आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 0 + 8/2 जो आ रहा है वो भी क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। तो 2 4 आया है, इसको और इसको सॉल्व करके 2 और 4 आ रहा है, जो कि इस 2 और 4 से सिमिलर है। सिमिलर है या इक्वल है, मैं एक तरह से बोल सकता हूँ। तो इक्वल है तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इनको तो नहीं हटा पाएंगे, इसको हटा सकते हैं। तो हमारे पास में जो फाइनल टेबल बन रही है 4008 की बन रही है, ठीक है। तो हमारे पास में जो बना है वो सपोज करो ये क्या है, ये स्ट्रेटेजी B1 है और B4 स्ट्रेटेजी है, ठीक है। इसी तरीके से ये A3 और A4 है, A3 और A4 की स्ट्रेटेजी हमारे पास में बची है। तो क्या क्या बचा है हमारे पास में, एक तो बचा है 4 0, एक 0 8 बचा है। इसके लिए ऑडमेंट्स निकालते हैं, ठीक है। ऑडमेंट्स कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे अब तक, ठीक है। यहाँ पे भी ऑडमेंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। ऑडमेंट्स, तो ऑडमेंट्स निकालेंगे तो कैसे, 0 - 8 8 आएगा, ठीक है। 4 - 0 4 आएगा, 8 4 होते हैं 12, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 - 0 4 आ जाएगा, 0 - 8 8 आ जाएगा, 8 4 12 होते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पे इसकी, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए ज्यादा जगह नहीं, तो यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, तो देखो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या करेंगे आप, ठीक है, ऐसे बनेगा ये 8/12, 4/12 भाई साहब, ठीक है। ये भी 8/12 बनेगा, ये 4/12 बनेगा। अब क्या करो, कोई भी एक रो या कॉलम चूज कर लो। जैसे इस कॉलम को चूज करा तो वैल्यू ऑफ गेम निकल सकती है यहाँ से। वैल्यू ऑफ गेम क्या निकलेगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ गेम निकलेगी आपकी 4 × 8/12 प्लस 0 × 4/12, ठीक है। समझ गए। तो 8 और 4 से इसको काट दो ना, 4 × 3 = 12, तो 8/3 इसके जो आ गया वो आंसर आ जाएगा इसका। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हो, ठीक है। और आप चाहोगे तो ऐसे सारे के सारे आंसर आपसे क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। कोई डाउट है इसमें किसी भी तरीके का, ठीक है। इसको देखो एक और तरीका होता है, फॉर्मूले की हेल्प से भी करते हैं हम। तो अगर आपको वो फॉर्मूले की हेल्प वाला तरीका सीखना है तो वो भी हम बता देंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको मतलब जो भी टॉपिक करवा रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए पूरी की पूरी ना, वो हम कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ डिलीवर करें। यहाँ तक का आपको कोई डाउट नहीं है तो बताइए हमारे को। कोई डाउट आया तो भी बता सकते हैं, नहीं आया तो भी बता सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको जो है वो होमवर्क में दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है हमारे पास में इसके एमसीक्यू नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। फिर भी मैं एक कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ इसमें जो है ऑप्शन दे दूं, ठीक है। तो मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन नन ऑफ दिस डाल रहा हूं। अगर आपका निकलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी कैलकुलेशन इधर उधर हो सकती है, ठीक है। और ये 3 मैंने आपको जो है वैल्यू ऑफ गेम दिए हैं, ठीक है ना। मतलब ये तीनों में से आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इस पे ऑफ मैट्रिक्स को सॉल्व करके गेम की वैल्यू क्या आएगी। तो 12 24 48 नन ऑफ दिस, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, कमेंट में आंसर दे दीजिएगा हमारे को, ठीक है। आज के लिए इतना कर लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।